नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कम्पिटिटिव एग्जाम पर। बीपीएससी मेंस जीएस 1 के पेपर का टॉपिक है हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अलावा आप लोग को पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जीएस 1 में हिस्ट्री रहता है, प्लस में रहता है नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स रहता है, नेशनल करेंट और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स रहता है। इसके अलावा डीआई के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पब्लिकेशन एस्टेरिया या किसी का पढ़ेंगे। अभी हम लोग आस्था वाला सीख रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हिस्ट्री में भारत छोड़ो आंदोलन को सीखेंगे। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में भी जानते हैं, सीखे थे, पढ़े थे कि कोई भी आंदोलन होती है तो उसके सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बारे में, उसका कारण। कि कोई भी आंदोलन होती है तो उसके पीछे कोई कारण होती है, तो वो क्या कारण होती है, किस वजह से लोगों में गुस्सा फूटता है और लोग आंदोलन करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना बिना वजह का आंदोलन करना नहीं चाहता है, तो कोई न कोई बहुत बड़ी रीजन होती है, तो वो रीजन हम लोग को पता लगाना है और लिखना है जब आंदोलन के क्वेश्चन आए। तो उसके बाद उसमें विरोधाभास भी होते हैं, जैसे कि 2-3 टाइप के ओपिनियन होते हैं। विरोधाभास के अलावा इसमें प्रसार होती है, लोगों तक, जन जन तक इसको पहुंचाया जाता है इस आंदोलन को। उसके बाद बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का कितना लोगों तक पहुंचा, कितना प्रसार हुआ, कितना लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और क्या इम्पैक्ट रहा, क्या यह जनता तक पहुंच पाया। और लास्ट है कि आज़ाद हिंद दस्ता का गठन जो हुआ था, और फिर आज़ाद हिंद दस्ता का क्या रोल रहा था जब भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख जो चेहरे थे, प्रमुख नेता थे, जैसे गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग गिरफ्तार हो गए थे। तो फिर कैसे भूमिगत रूप से या गुप्त रह करके आज़ाद हिंद दस्ता ने भी मुख्य रोल बिहार में निभाया था। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र बाबू को पटना के कमिश्नर आर्चर, यह नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, पटना के कमिश्नर थे जिनका नाम था आर्चर। तो पटना के कमिश्नर आर्चर के आदेश पर गिरफ्तार करके इनको बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। राजेंद्र बाबू को पटना के कमिश्नर थे उस समय आर्चर, उनके आदेश पर गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। छात्रों ने इसका प्रबल विद्रोह किया था। बलदेव सहाय, इन्होंने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। एडवोकेट जनरल थे बलदेव सहाय, एडवोकेट जनरल थे, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में बलदेव सहाय ने इस्तीफा दे दिया। तो यह नाम जो है ना 4-5 इन सबको याद करना है। आर्चर जो थे, इनके आदेश पर राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में भेजा गया। एडवोकेट जनरल से इस्तीफा दिए थे बिहार के बलदेव सहाय। ठीक, इसी क्रम में 11 अगस्त को, 9 अगस्त के बाद 3 दिन बाद, इसी क्रम में 11 अगस्त को छात्रों के एक जुलूस की इमारत पर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई। छात्रों का एक जुलूस था और जो कि सचिवालय भवन, पटना में है सचिवालय भवन, और इसी सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत जो अभी भी वहाँ पे बना हुआ है, उन लोगों की शहादत की स्मृति में अभी भी वहाँ पे बना हुआ है, हम सभी लोग को पता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने 11 अगस्त को 3 दिन बाद, 9 अगस्त के 3 दिन बाद 11 अगस्त को इन लोगों ने सचिवालय भवन की विधायिका की इमारत पर तिरंगा फहराने की कोशिश किए थे छात्र। कमिश्नर आर्चर वही आर्चर हैं ये जो कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करवाए थे। इन्हीं के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई और इस गोली में 7 छात्र थे जो कि शहीद हो गए थे, परंतु फिर भी इन लोगों का हिम्मत और साहस ने गोली खाते हुए भी लास्ट अंतिम, वो फोटो आप लोग देखे होंगे, ऐसे गिरते उड़ते लास्ट तक वो झंडा को मतलब कि अपने हाथों में लेकर के वहाँ पे स्टेबलिश करते हैं छात्र। और ये 7 जो छात्र थे उनमें थे उमाकांत सिंह, रामाकांत सिंह, देवी पद चौधरी, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार,
ये सातों छात्र शहीद हो गए थे। तो अगर नाम याद कर सकते हैं आप लोग तो याद कर लीजिए, कुछ आई थिंक सभी याद करना चाहिए। तो 7 छात्र उमाकांत, रमाकांत, उमाकांत, रमाकांत, ठीक है, एक ही पे नाम है उमाकांत, रमाकांत, 2 हो गए। फिर हो जाएंगे आपको देवीपद चौधरी, सतीश प्रसाद झा, जगपति और राम गोविंद। तो बस एक एक आगे वाला याद कर लेंगे, देवीपद, सतीश, राजेंद्र, राम गोविंद, राजेंद्र, राम गोविंद, इन दोनों लोगों को एक साथ याद कर लीजिए। जैसे उमाकांत रमाकांत साथ में थे वैसे राजेंद्र राम गोविंद, ठीक, 4 हो गए। उमाकांत रमाकांत इन दोनों को साथ में ले लीजिए, फिर राजेंद्र और राम गोविंद को साथ में ले लीजिए, ये 2 2 4 हो गए। अब बचे 3, तो उन तीनों में एक हो गया देवीपद चौधरी, देवी हैं मतलब पुरुष ही हैं, देवीपद चौधरी। फिर है सतीश और है जगपति, सतीश और जगपति, ठीक है। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को, 11 अगस्त को तो इतना बड़ी घटना हो गई, 7 लोग शहीद हो गए, तो इसका विरोध हुआ अगले दिन 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को विरोध में पटना में हड़ताल रखा गया, लोगों ने हड़ताल किया और उसी समय जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए यहाँ भी थे, जगपति थे, गोलीकांड में शहीद होने वाले में जो छात्र थे जगपति कुमार भी एक थे, और यहाँ पे जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया था पटना में, ठीक है। और प्रस्ताव यह पारित हुआ कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए ताकि सरकार के कार्य शिथिल पड़ जाए। उन लोगों ने संचार को बाधित करने का प्रयास किया और हड़ताल किए थे। परिणाम क्या रहा इसका कि परिणाम स्वरूप रेल की पटरी, टेलीफोन की लाइनें, डाकघर, रेलवे स्टेशन, थाना एवं सरकारी इमारत को उखाड़ा तथा जलाया गया। तो संचार के साधन हम सभी लोग को पता है, इसको याद नहीं करना है कि रेल की पटरी होती है, टेलीफोन होती है, डाकघर, रेलवे स्टेशन, थाना, सरकारी इमारत सब होते हैं। इन सभी को लोगों ने उखाड़ दिया और जला दिया। सरकार ने भी आपात शक्ति का प्रयोग किया। इसके बाद भी मुजफ्फरपुर, मतलब सरकार ने भी इसको दबाया, इस विद्रोह को। इसके बाद भी मुजफ्फरपुर, भोजपुर, दरभंगा, शाहाबाद, गया, अरवल, पटना, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं हुई थी। अर्थात पटना के इर्द गिर्द के जितने भी राज्य हैं, जिले हैं, पटना के आसपास के जिले, जैसे कि सटा हुआ ही है भोजपुर, मुजफ्फरपुर भी नॉर्थ में सटा हुआ है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। फिर इधर हो जाएगा आपका पटना के पश्चिम में हो जाएगा भोजपुर, शाहाबाद जो कि रेंज है जिसमें भोजपुर और एरिया आता है, बक्सर वगैरह आ जाती है। उसके बाद गया साउथ में, अरवल हो जाएगा, फिर पटना, और उधर जाएंगे पूरब में तो हो जाएगा पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, ठीक है, मुंगेर और भागलपुर। तो मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, इन सभी जगहों पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली, क्योंकि 7 छात्र जो थे ना बहुत भिन्न भिन्न भागों से थे और लोगों में बच्चे थे ना, चूंकि बच्चे थे तो उनके साथ इन लोगों की बर्बरता की वजह से लोगों में और ज़्यादा आक्रोश आ गया था। इस संघर्ष में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नेतृत्व में नेपाल में छापा मार युद्ध की शिक्षा देने के लिए आजाद दस्ते कि अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय संगठित हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जो कि जेल से भागे हुए थे और इन्हीं के नेतृत्व में आजाद दस्ता का गठन किया गया और ये लोग नेपाल चले गए थे, क्योंकि बिहार में तो अंग्रेजों का राज्य था, नेपाल में नहीं थे, तो इसलिए यह लोग नेपाल के पहाड़ी एरिया में जा करके छापामार युद्ध करते थे अंग्रेजों के साथ। और आजाद दस्ते का अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय संगठित किए थे। अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय संगठित ये किए थे। वहीं आजाद दस्ते का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए किया गया। वहीं आजाद दस्ते का गठन किया गया था विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए, ताकि युद्ध कार्य में बाधा पहुंच सके। तो वो अंग्रेजों को जो शक्ति थी वे लोग, आजाद दस्ता के लोग और जयप्रकाश नारायण सभी मिलकर के अंग्रेजों की शक्ति को कहीं न कहीं कमजोर करना चाहते थे।
1943 में नेपाल राजबिलास जंगल, वहाँ का एक जंगल है जिसका नाम है राजबिलास जंगल। देखिए ये सारे के सारे कीवर्ड हैं, ठीक, तो इसको याद कर लेना। बाकी कहानी तो हम लोग समझ लेंगे अगर एक बार, तो एग्जाम में तो लिख ही देंगे कहानी समझ के, परंतु उसके कीवर्ड तो याद होने चाहिए ना, जैसे पीटी के लिए याद होना चाहिए वैसे ही। तो 1943 में नेपाल का राजबिलास जंगल है, ठीक, कौन सा जंगल है? तो राजबिलास जंगल है। राजबिलास जंगल 1943 में नेपाल में राजबिलास जंगल में आजाद दस्ता का पहला सफल सिविल प्रशिक्षण का गठन किया गया। चूंकि अब ये सेना यहाँ पे बनेगी, लोगों को इकट्ठा किया गया तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाना जरूरी था, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के वह युद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए उसी राजबिलास जंगल में 1943 में, ये घटना 1942 की थी लेकिन ये 1943 धीरे धीरे पहुंच गया था, क्योंकि अगस्त में था तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीते टाइम थोड़ा लगती है, तो फिर वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें पहले बिहार के 25 लोगों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। 25 लोग को, बिहार के 25 लोग थे जिनको आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई थी, ठीक है। आग्नेयास्त्र चलाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए शिक्षित इनको करना, ट्रेनिंग देना इनको बहुत जरूरी था, क्योंकि यही आग्नेयास्त्र चलाते हुए शेरशाह सूरी की, जो कि महाराज मतलब कि महाराजा हुए थे, जो हुमायूं को पराजित किए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इसको चलाने के लिए 25 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे इनके, और जो इसको शिक्षा दी गई थी इन लोगों को, 25 लोगों को, उसके निर्देशक थे सरदार नित्यानंद सिंह। सरदार नित्यानंद सिंह, तो सरदार नित्यानंद सिंह थे इसके निर्देशक। इसके अतिरिक्त आजाद दस्ते के सदस्यों को तोड़ फोड़ करने के लिए 3 तरह की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा जो भी आजाद दस्ता के सदस्य बने थे उनको कैसे तोड़ फोड़ करना है, कैसे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना है, तो 3 तरह से इसके लिए भी उनको शिक्षा दी गई थी कि किस तरीके से तोड़ फोड़ करके क्षति पहुंचानी है, ठीक, या फिर आगजनी करनी है। इन्हें पहला है कि यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना है। पहला ट्रेनिंग दिया गया था आजाद दस्ता के लोगों को कि जो भी सरकारी यातायात के साधन है उसको ठप करना है, क्योंकि सूचनाओं का जो आदान प्रदान होती है इसी यातायात के माध्यम से होती है। अगर सूचनाएं पहुंचेंगी ही नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति अपनी वहाँ नहीं जुटा सकते, या राशन वगैरह या फिर हथियार वगैरह नहीं भेज सकते। तो सबसे पहला ट्रेनिंग दिया गया था यातायात के साधन को क्षति करने के लिए। सेकेंड है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना। दूसरे नंबर पे था कि जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, जो उद्योग थे, उनके अंग्रेजों के या फिर ब्रिटिशर्स के या सरकार के, तो उनको भी क्षति पहुंचाना था ताकि उनकी इनकम कम हो सके, ठीक। और तीसरा था कि संचार साधन को नष्ट करना। संचार जैसे कि हम लोगों को पता है डाक तार, टेलीफोन वगैरह, ये सब चीज़ों को भी नष्ट करना का ट्रेनिंग दिया गया था आजाद दस्ता के सदस्यों को, ठीक। और इसके 3 तरह के उपाय भी थे। पहला था कि आप लोग को जाना है और साधारण तोड़ फोड़ करनी है, बस तोड़ फोड़ करनी है। दूसरा है कि अग्निकांड करना है, आग में मतलब कि सारा कुछ तहस नहस कर देनी है, आग लगा देनी अगर मौका मिले तो। और तीसरा था कि रासायनिक पदार्थ या विस्फोट का प्रयोग करना है, और उससे भी नहीं काम चले तो, आग लगाने से भी काम नहीं चले तो वहाँ पे ले जाके बम पटक देना है, छोटा मोटा विस्फोट या रासायनिक पदार्थ केमिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये लोग पूरा रणनीति बना करके काम कर रहे थे। नेपाल में आयोजित आजाद दस्ते की कार्रवाई से प्रभावित होकर के बिहार की भागलपुर व पूर्णिया में भी इस तरह की संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो चूंकि आजाद दस्ते के कार्यों की वजह से और इनकी जो भी थी भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन में, उसकी वजह से और भी लोग इंस्पायर होने लगे, और जिसका फल रहा कि भागलपुर और पूर्णिया में इस आंदोलन की संगठन की भी आवश्यकता पड़ी, ताकि वहाँ भी लोगों को और ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जा सके और इकट्ठा किया जा सके। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे। जयप्रकाश नारायण इस काल में, इस समय में भूमिगत जो गतिविधि थी उन सभी में वो सक्रिय थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो सका, और जयप्रकाश नारायण
भूमिगत रह के छुप करके वो वार कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से भी संपर्क बनाने की कोशिश की, परंतु वो पॉसिबल नहीं हो सका। वहीं लाहौर में जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन शिथिल पड़ गया और जेपी को फाइनली जयप्रकाश नारायण को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग थे ना जो अंग्रेजों के खुफिया थे। ठीक, आप मतलब कि इन लोगों के साथ मिले हुए थे लेकिन जानकारी पहुंचा देते थे, जिसकी वजह से ये लोग फाइनली इनके आंदोलन गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाते थे। तो लोग में आकर के या फिर किसी भी रीजन से तो जयप्रकाश नारायण की जानकारी दी गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ही आंदोलन यह धीरे धीरे शिथिल पड़ गया या खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।